दो भाइयों की एक दुल्हन, ये राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रीता बनी की सच्ची कहानी। मेरा नाम शीतल है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरा बचपन एक डरावने सपने की जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूल सकती थी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह जाऊं। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपाकर मेरी फूफी के घर भेज दिया था। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरी फूफी और फूफा ने मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर समझा। मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब मैं शहर में ही एक कंपनी में जॉब कर रही थी। मैं बहुत कम बोलती थी, मुझे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। मैं सुबह को अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आती थी। घर वापस आने के बाद मेरी फूफी मुझे खाना खिलाती और मेरे लिए चाय बनाती थी। फिर हम दोनों बातें करने लगते थे और बातें करते करते कब समय निकल जाता था हमें पता ही नहीं चलता था। फिर फूफा के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता। वो भी जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आते थे। लेकिन मुझे जब भी अपने अतीत की याद आती तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल जाती थी। लेकिन फूफी और फूफा की मोहब्बत ने मुझे अपने अतीत को भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन वो किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। एक दिन मुझे किसी काम से उस मैनेजर की केबिन में जाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा, कौन है? अंदर आ जाइए प्लीज़। मैं घबरा गई और कहने लगी, सर मेरा नाम शीतल है, आपने मुझे यह फाइल दी थी, लेकिन मुझे इसका पिछला रिकॉर्ड समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी हेल्प कर देंगे। उन्होंने कहा, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। वो फाइल देकर मुझे काम समझाने लगे और मैं उनको देखने लगी। मेरी नज़रें उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। इतनी देर में उन्होंने चुटकी बजाकर मुझसे कहा, हेलो शीतल, आप किसके ख्याल में गुम हो गई? मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उनसे कहने लगी, जी सर, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम पूरा कर दूंगी। मेरा दिल तो उस दिन से ही मैनेजर रमेश की मोहब्बत में डूब गया, पर जैसे ही मुझे अपने अतीत की याद आती मैं डर जाती थी। मैं अपनी फूफी से अपनी हर बात शेयर करती थी। उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था, इसलिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे समझाने लगी, अब तुम्हारी ज़िंदगी यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगते थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजरते रहे। रमेश अब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगा था, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। वो कंपनी की हर बात मेरे साथ शेयर करने लगे थे। एक दिन मैं उनके केबिन की तरफ जा रही थी। मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। वो शायद कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मेरी नज़र उन पर ही ठहर गई और मैं भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। जो मेरे दिल में है वही इनके दिल में भी हो। मैं वहाँ खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी। आज फूफी के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। फूफा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था, इस वजह से मैं भी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। मैंने आकर देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था। फूफी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है। तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम कॉल करके देख लो। मैंने घर के नंबर से कॉल की तो मेरा फ़ोन किसी ने उठाया। आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा, सर आप? रमेश ने बताया कि मैं अपना मोबाइल जल्दी में उनके केबिन में ही छोड़ गई थी। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है, तुम कल ऑफिस आओ तो ले लेना। मैंने कहा, ठीक है सर, थैंक यू। वो कहने लगे कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अपना मोबाइल लेने सर के केबिन में चली गई और उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल के साथ एक लेटर भी दिया। मैं ये देखकर घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके केबिन से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। जैसे तैसे शाम हुई और जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने कमरे में आकर वो लेटर पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेटर में तो रमेश ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था।
रमेश भी मुझे पसंद करते थे और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था। इतनी देर में फूफी वहाँ आ गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर परेशान देख ली। वो मुझसे पूछने लगी, शीतल क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें बताया कि रमेश ने मुझसे शादी करने के लिए प्रपोज किया है। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है तो तुम घबरा क्यों रही हो। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई ज़बान से कहा, आपको तो पता है कि मैं शादी कैसे। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोल दी है। इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास आया है और तुम इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारे फूफा से बात करूंगी, वो ज़रूर इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। यह कहकर वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मैं खुद ही इस बात का इंतजार कर रही थी और अब जब सब कुछ मेरी सोच के अनुसार हो रहा था तो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों बाद रमेश मेरा हाथ मांगने मेरे घर पर आए। उन्होंने खुद फूफा से हमारी शादी की बात की। कहने लगी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खुद अपनी शादी की बात करने के लिए आना पड़ा, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते। फूफी और फूफा को तो रमेश इतना पसंद आया कि उन्होंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरे दिल में अभी भी कहीं न कहीं एक डर छुपा हुआ था, जिस वजह से मैंने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन फूफी और फूफा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे समझाकर इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। अब घर में शादी की शहनाई बज रही थी, लेकिन मेरा दिल काँप रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा अतीत रमेश के सामने आ गया तो। खैर, मैं भी शादी की चहल पहल में खो गई और अपनी मोहब्बत को अपनी किस्मत में लिखा देखकर सब कुछ भूल गई। रमेश की मोहब्बत में मेरे अतीत को भुला दिया। हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मेरी और रमेश की इस तरह अचानक शादी हो जाएगी मैंने कभी भी सोचा नहीं था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनकर रमेश के साथ उसके घर पर आ गई। यह सब कुछ मेरे सपने के जैसा था। इतने बड़े घर की मैं अकेली मालकिन थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। अब मुझे रमेश के घर को संभालना था। रमेश भी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। शादी की राह थी। मैंने रमेश से एक वादा लिया था और रमेश ने भी अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ ही आखिरी हद तक इस वादे को निभाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आएगा कि रमेश और मेरी मोहब्बत कमजोर पड़ जाएगी। रमेश और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक रात जब हम खाना खा रहे थे तो रमेश ने मुझसे कहा, शीतल, अपनी कंपनी की तरफ से मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली, हम कहीं घूमने चलते हैं। बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा, रमेश, आप सच कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर हम आपके माता पिता के पास चलते हैं। मैं आज तक उनसे नहीं मिली। ये बात सुनकर रमेश बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहने लगे कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे बताया कि वो गांव में रहते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही मुझे पढ़ने लिखने के लिए शहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती रहती है। हमारी शादी के बारे में भी मैंने उन्हें फ़ोन पर ही बताया था और वो सुनकर बहुत खुश हुए और अब वो हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और रमेश ने ट्रेन की टिकट करा ली। अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि ये टिकट है, रमेश सर ने भेजी है। मैंने उससे टिकट ली और अंदर आ गई। जब मैंने वो टिकट देखी तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। इतनी देर में रमेश आ गए। वो मुझे देखकर बोले कि शीतल, कहाँ गुम हो गई, सब ठीक तो है। मैंने उनसे कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए उनसे बोली, रमेश, हम कुछ दिन बाद नहीं चल सकते, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रमेश मेरे लिए परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि चलो हम डॉक्टर के घर चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। रमेश ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे दवाई दी। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैंने फूफी का नंबर लगाया तो फूफी का नंबर भी नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रही थी कि रमेश को कैसे मना करूंगी। आखिर मैंने ही उससे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलने चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं हो, ये सब मेरा वहम है। मैंने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। रमेश बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरा दिल पूरे रास्ते परेशान रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रमेश को कैसे बताऊँ। ट्रेन का ये सफ़र मुझे किस मंजिल तक ले जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी अब ये सफ़र कहाँ ख़त्म होगा। जैसे ही ट्रेन रुकी और हम ट्रेन से उतरे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे चक्कर आने लगे। रमेश ने मुझे संभाला और वहीं स्टेशन पर बैठा दिया। उसने मुझे जूस पिलाया और कहने लगे, तुम्हारी वाकई तबीयत
ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत मुश्किल से खुद को समझाया। मैं और रमेश स्टेशन के गाँव की तरफ चले गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो जैसे मेरे कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो। जैसे जैसे हम रमेश के घर की तरफ जा रहे थे, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। हम जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे, डर की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे। पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मेरे रेंगटे खड़े हो गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, वो रमेश का पिता। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया और खांसने का नाटक करने लगी। रमेश ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से ही धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ गांव में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा। रमेश बोले चलो ठीक है, अंदर आओ। रमेश अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसे गले लगाया और प्यार करने लगे। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो कि रमेश की माँ थी। उनको देखकर भी मैं दंग रह गई। मैंने अपना फेस और अच्छे से ढक लिया। रमेश ने सबको मेरे एलर्जी के बारे में बता दिया। रमेश की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी और मुझसे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से वह हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर वो कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। रमेश भी सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैं घबराई और असहमी हुई बैठी थी। खाने की टेबल पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही रमेश ने पूछा कि राहुल कहाँ है। जब से मैं आया हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा। यह सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ से खाने की प्लेट छूटकर गिर गई। मुझे देखते ही रमेश की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गई। रमेश की माँ कहने लगी कि बस भी करो रमा, जब से तुम्हारी भाभी आई है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। वो कहने लगी कि माँ मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। रमेश के पिता ने बताया कि राहुल कुछ समय के लिए गांव से बाहर गया हुआ है, उसकी भी शादी हो गई है, कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा। अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया है ताकि उसकी भी थोड़ी सैर हो जाए। खाने खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया। अपने आप को मैं आईने में देखने लगी। मेरा दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैंने अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जल्दी से अपना मास्क लगा लिया। दरवाजे पर रमेश थे। वो मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे। अपने घर वालों से मिलकर वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। पता नहीं मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा था। मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं रमेश को खोने से डरती थी। मैं सोच रही थी कि रमेश जब जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ ना दे। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सबको खासकर दिखाती थी ताकि कोई मेरा चेहरा देखने की जिद ना करे। राहुल भी आज वापस आने वाला था। यही सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं सदमे में थी और मैं अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी। मैं दिल ही दिल में उलझन में पड़ रही थी। लेकिन जब मैं इस घर में आई मुझे मेरी ननद का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो हमेशा ही मुझसे कुछ न कुछ कहती रहती थी और फिर मजाक का बहाना बना लेती। जब राहुल के आने का समय हुआ तो मैं बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। राहुल और उसकी पत्नी घर आ गए थी। वो सब से मिले। रमेश ने उसे मेरे बारे में बताया। वो और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आए, लेकिन मैं कंबल ओढ़े लेटी रही थी, सोने का नाटक करने लगी। रमेश ने कहा इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कल ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राहुल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें, हम भाभी से बाद में मिलेंगे। जैसे तैसे मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ रह रही थी, लेकिन राहुल के सामने आने से मुझे डर लगता था। जब वो घर में नहीं होता था तो मैं अपना फेस कवर करके सब घर वालों के साथ रहती थी, लेकिन उसके आने से पहले ही मैं अपने कमरे में चली जाती थी। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी के खतरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि राहुल की बीवी कितनी खूबसूरत है और आदत की भी बहुत अच्छी है। अचानक मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया
और खांसने लगी। वो कहने लगी कि आपको डर है, राहुल भाई की पत्नी आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद आप अपना चेहरा नहीं दिखाती। पता नहीं वो मुझसे इस तरीके से बात क्यों करती रहती थी। मैंने उसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन मेरी दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं अपना फेस कवर करना बंद कर दूंगी। फिलहाल तो मैंने उसे ये बात कहकर टाल दिया था, लेकिन उसकी बात उन्हें मुझे सोच में डाल दिया था। मैं सोच रही थी कि उसे मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। इतने में रमेश आ गए और मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने कहा कि अब तो ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरी हर बात आंख बंद करके मान लेते थे। एक दिन रमेश मुझसे कहने लगे, राहुल मुझसे शिकायत कर रहा था, कह रहा था तुम बहुत अजीब हो, अपनी पत्नी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलवाया। उनकी यह बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा डरने लगी थी। मैंने फूफी का नंबर लगाया, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे अतीत का यूँ अचानक मेरे सामने आ जाना किस्मत का कौन सा खेल था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर वालों से भी छुप कर रह रही थी और राहुल के सामने आने का सोचकर तो मैं भाग जाती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था, तब क्या हो जाएगा नहीं जानती थी। पता नहीं किस्मत ने क्यों मुझे फिर से यहाँ लेकर इस घर में खड़ा कर दिया था। और दूसरी तरफ मेरी नन्नत सोनम मेरे पीछे ही पड़ गई थी, मुझसे अजीबोगरीब सवाल करती रहती। वो मेरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, या फिर मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, या जानबूझकर वो मुझे परेशान करती थी। एक दिन राहुल ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मुझसे कहने लगा कि भाभी मैं अंदर आ जाऊं। मैं एकदम घबरा गई और सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पसीना आने लगा, मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर आ गई। मैंने रमेश से फ़ोन करके कह दिया कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आज तो जैसे तैसे मैंने खुद को बचा लिया था, अब मुझे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अतीत मेरे आने वाली ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। अब मैं गुमसुम और चुपचाप रहने लगी थी। मैं रमेश से कहती कि प्लीज़ यहाँ से वापस चले, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है, यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, मेरा दिल नहीं लगता, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। रमेश ये देखकर घबरा गए। सालों बाद कैसे मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। एक दिन अचानक ही मेरे सामने राहुल आ गया। वो मुझे देखते ही घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना फेस कवर किया हुआ था। कुछ देर तक तो वो मुझे ऐसे ही देखता रहा, फिर उसने मेरी तबीयत का पूछा। मैंने बस हमें सिर हिला दिया, तो वो भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। मैं जल्दी से अपना सामान पैक किया और रमेश को बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुँची तो मेरी ननद मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले आई। मैं नजरें और सिर झुकाए खड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। सोनम कहने लगी, मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन, इसकी क्या वजह थी? ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चीख पड़ी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। रमेश ने मेरा मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी। मैं किस्मत के हाथों मजबूर थी, क्योंकि अब मेरा सच सबके सामने आने वाला था। रमेश ने कहा, ये क्या कह रही है? आखिर सच क्या है? इसके बाद का क्या मतलब है? मैं सिसकियों के साथ रोने लगी और मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मैं राहुल की तरफ देखने लगी थी। मैं सोच रही थी कि राहुल मेरी सफाई में सबको सच बताएंगे, लेकिन उसकी झुकी नज़र देखकर मैं समझ गई थी कि क्योंकि उसका झुका सर और झुकी हुई नज़रें इस बात को बयान कर रही थी कि मेरा ही कसूर है। मैंने रमेश से कहा कि मैं इन सब की अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, ये लोग भी मेरे अतीत में जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार है। वो कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब क्या कह रही हो? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? कोई मुझे सच बताएगा? वो एकदम से गुस्से में चीख पड़ा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सबके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ आप मेरी शादी को बचा लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपने अतीत को भूलकर आगे की ज़िंदगी में कदम रखा और रमेश से शादी कर ली। मुझे रोता बिलखिलाता हुआ देखकर मेरी सास को मेरे ऊपर तरस आ गया। वो मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर दिलासा देने लगी और रमेश को मेरी सास सारा सच बताने लगी और कहने लगी कि ये लड़की सच कह रही है। सालों पहले जब हमने तुम्हें शहर भेज दिया था, इस गाँव में एक अजीब ही
दस्तूर था। माता पिता अपने बच्चों के बचपन में ही शादियां कर देते थे। खास करके लड़कियों के माता पिता अपने सर के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बचपन में ही कर देते थे। इस लड़की की और राहुल की बचपन में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान होते थे तो वो इस बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया करते थे। अगर उनके माता पिता उनसे जोर जबरदस्ती करते तो वो तंग आकर घर छोड़कर चले जाते या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देते। वो बताने लगी कि इसी तरह राहुल और शीतल के साथ भी किस्मत में यही खेल खेला। इनका भी बचपन बर्बाद हो गया, लेकिन राहुल ने घर से भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और ये बेचारी किस्मत की मारी राहुल का इंतजार करती रही। गांव वालों ने इसके ताने देकर उसका जीना हराम कर रखा था। यहाँ तक इसके खुद के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने भी उसका साथ नहीं दिया और यहाँ हमारे घर आ गई, लेकिन हमने यहाँ भी इसको चैन से जीने नहीं दिया। और कुछ दिन बाद राहुल ने भी इसको भुला दिया और कहने लगा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, और हमने इस लड़की को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। ये बेचारी दर दर की ठोकर खाती रही। फिर मैंने रमेश को आगे का सच बताया कि इसके बाद मेरी माँ ने मुझे फूफी के पास शहर भेज दिया और मुझे अपनी कसम दी कि मैं अपने अतीत को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी और कभी भी सच को किसी के सामने नहीं बताऊंगी। रमेश कहने लगा कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया, ये सब लोग तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन तुम मेरे गुनहगार हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताना ज़रूरी समझा, और तुम मेरे भाई की पहली पत्नी हो। ये सब कुछ जानकर तुम कैसे मेरे साथ रह सकती थी? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना लिया। जब तुम्हारी पहली शादी हो गई थी तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती थी? ये सुनकर मैंने राहुल की तरफ देखा। वो चौंकने लगा और बहुत घबरा गया। मेरा और राहुल के अलावा सोनम भी ये सारा सच जानती थी। मैंने सोनम को घूरकर देखा। इतनी देर में राहुल की पत्नी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी कि ये सब चल क्या रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया, धोखे से मेरे साथ तुमने शादी की, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। सोनम रोने लगी और कहने लगी कि आप सब लोग मुझे माफ़ कर दे, सारी गलती मेरी है। मैंने शुरू में ही भाभी का चेहरा देख लिया था और उसको पहचान लिया था। मैं उनका सच घर वालों के सामने लाकर उनसे बदला लेना चाहती थी। मैं सोनम को देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये कौन सा सच बताने वाली है। वो कहने लगी कि शीतल का भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राहुल और शीतल की शादी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इन दोनों की वजह से हमारी भी शादी नहीं हो सकी। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरा दिल में सालों पुरानी नफरत जाग गई और मैंने सोच लिया कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी, लेकिन मेरी एक इस गलती से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दे। वो राहुल पर चिल्लाने लगी और उसे कहने लगी कि राहुल सच बताओ, तुम्हारी और रमेश की नहीं तो इन दोनों मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुमने आज सबको सच नहीं बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी नज़र राहुल पर जमी हुई थी। उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। राहुल की पत्नी भी उसको पकड़कर झकझोर रही थी। इतनी देर में मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टरी की आवाज़ आई। वो सबको बता रही थी कि आप सभी इनका बहुत ख्याल रखें, ये प्रेग्नेंट है। मेरी आँख खुल गई और यह सुनकर तो मेरी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। सोनम और रमेश की माँ मुझे संभालने लगी। रमेश भी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत टूट पड़ी हो। एक ही लड़की दो भाइयों की पत्नी कैसे हो सकती है? रमेश मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्लीज़ मुझे बताओ आगे का सच क्या है। तभी सोनम कहने लगी कि रमेश भाई, राहुल गुनहगार है, उसने ही इसके साथ ही सब कुछ किया और अब ये चुपचाप खड़ा है। रमेश ने गुस्से में राहुल को जोर से थप्पड़ मारा। राहुल जमीन पर गिर गया और रमेश के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ही शीतल का गुनहगार हूँ। उसने बताया कि सालों पहले जब मैंने दूसरी शादी करने का सोचा, उसी समय मैंने इसको डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। अब ये मेरी पत्नी नहीं है, ये आपकी पत्नी है और ये बच्चा भी आपका ही है। बस किस्मत ने हमारे साथ ये खेल खेला। राहुल ने मुझे और शीतल को इस पाप से बचा लिया। राहुल ने मुझे भी मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगा और उसके माता पिता ने अभी अपनी गलती का एहसास करके मुझसे माफ़ी मांगी। मैं बराबर रो रही थी। रमेश के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग गई थी। वो भी जान चुका था कि सब मेरी गलती कोई नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की कसम की खातिर सब कुछ छुपाया था। मेरा और राहुल के बीच अब कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा था। सालों पहले ही मेरी और राहुल का डिवोर्स हो चुकी थी। मैंने भी सबको माफ़ करके अपना दिल साफ कर लिया था। राहुल ने अपनी पत्नी
से भी माफ़ी मांगी और उसने भी उसे माफ़ कर दिया। अब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ महीनों बाद ही हम लोग शहर चले गए। अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था और राहुल के घर में भी एक बेटा पैदा हुआ था। रमेश के माता पिता को अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास था, इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो अपने पोता पोती को पढ़ा लिखा कर गाँव के रीति रिवाज से दूर ही रखेंगे और हो सकेगा तो वो गाँव के इस रीति रिवाज को ख़त्म कर देंगे ताकि आने वाले बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना हो सके। और ऐसा ही हुआ। रमेश ने अपने गांव जाकर सबको बहुत समझाया और इस रिवाज को ख़त्म कर दिया और आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों को तबाह होने से बचा लिया। गांव वालों की सोच बदलकर उनकी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमने अपने बेटे और बेटी को देश से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और पुराने दकियानुसी रीति रिवाज से इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। हम अपना अतीत कितना भी भूलना चाहे, एक दिन वो हमारे सामने आ ही जाता है, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।